हेलो विद्यार्थियों, एलयू क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को यहाँ पर फिजिक्स के जो है चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3 तक के जो है थ्योरी रिलेटेड यहाँ पर मैं आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3 तक के जो थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं जो सबसे ज़्यादा अभी तक बोर्ड एग्जाम में 2023 से 13 तक में रिपीट हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराने वाला हूं। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आप सभी को क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आप सभी को सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से तैयार करना है। तो आइए शुरू करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पेपर में आपका पूछा जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अगर हम लोग बात करें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की तो इसको हमेशा प्रदर्शित करते हैं स्मॉल पी से। एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लिखते हैं पी से, सूत्र होता है Q इंटू 2L। अब आप इसे Q इंटू 2L से भी लिख सकते हैं या फिर कहीं कहीं पर आपको ऐसा मिल जाएगा P बराबर Q इंटू डी। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। D या फिर 2L जो है ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है, ये आपको याद रखना है। वैद्युत द्विध्रुव जो होता है ये दो आवेशों से मिलकर बनता है जिनके परिमाण समान होते हैं, दोनों के मान बराबर होते हैं लेकिन चिन्ह जो होते हैं वो विपरीत होते हैं। तो Q क्या है, दोनों आवेशों में से एक आवेश का आपको परिमाण लेना है। 2L क्या है, इन्हीं दोनों के बीच की जो दूरी है इसे आप 2L से लिख सकते हैं या फिर D से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कुल मिला के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा आप इस सूत्र से कैसे बता सकते हैं, आप बताएंगे कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है ये दोनों आवेशों में से एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। बस आप इस तरह से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। फिजिक्स में परिभाषाएं आप आसानी से तैयार कर सकते हैं इन्हीं सूत्रों का यूज करके। अगर आपको सूत्र तैयार हैं तो आप यहाँ पर परिभाषाएं बहुत ही आसानी से बना लेंगे। सूत्र से आप परिभाषाएं बना लेंगे, मात्रक ज्ञात कर लेंगे, विमीय सूत्र ज्ञात कर लेंगे। तो फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए। अगर मैं मात्रक की बात करूं, वैसे तो मात्रक यहाँ पर नहीं पूछा गया है लेकिन आपको पता भी होना चाहिए। देखिए आवेश दिया गया था तो आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम हो जाएगा। लंबाई दी गई तो लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, यानी कि कूलाम मीटर। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसकी परिभाषा बताई गई है आपको कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है ये जो है इसका जो आघूर्ण है उसके किसी एक आवेश के परिमाण, मतलब दोनों में से एक आवेश के परिमाण और इसके अलावा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। बस आपको ये सूत्र याद रखना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा ये एक आवेश का परिमाण गुणे दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, जिससे मैंने क्या बताया कि इसे आप लिखेंगे यहाँ पर P बराबर Q इंटू 2L से। तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा। कहीं कहीं पर 2L की जगह पर D दिया गया है तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मात्रक नहीं पूछा गया है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, याद होना चाहिए सभी को। तो मात्रक के लिए आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम और इसके अलावा लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, यानी कि कूलाम मीटर। तो ये आपका यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये तैयार करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग याद रखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। ये तो आप सभी को रटा हुआ होगा कि यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स होता है जिसे हम लोग फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान Q इंटू 1/ε0 गुना होता है। मतलब किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित जो आवेश होता है, ठीक है, आप बता सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ या फिर किसी गॉसीय पृष्ठ से बद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होगा, इस वैद्युत फ्लक्स का मान इसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इस तरह से आप यहाँ पर जो है इसके कथन यानी कि यहाँ पर गॉस के नियम को लिख सकते हैं। बाकी जो डेरिवेशन वाला आपका सेक्शन दिया गया है वहाँ पर मैंने पूरा इसका निगमन जो है वो आपको कंप्लीट करा दिया है, वहाँ पर आपको इसका निगमन भी मिल जाएगा। अभी आपको केवल इस कथन को यानी कि इसकी परिभाषा को कुल मिला के ये नियम लिखना है बस, कि वैद्युत फ्लक्स जो है ये बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बस इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको इसमें बताया गया है
कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है यानी कि फाई ई, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कुल मिला के इसको आप लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर Q इंटू 1/ε0। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका गॉस प्रमेय या फिर बोल सकते हैं गॉस का नियम। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जहाँ पर आपको इसके बारे में अभी मैंने बताया कि ये जो है निर्वात की विद्युतशीलता होती है। पेपर में ये जरूर कोशिश करिएगा कि जो भी प्रतीक चिन्ह यूज होते हैं, जो भी सिंबल यूज होते हैं, उनके बारे में जरूर बताएं आप, ठीक है। निर्वात की वैद्युतशीलता, तो ये जो है आपको यहाँ पर निर्वात की वैद्युतशीलता दी गई है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर गॉस प्रमेय का जो कथन यानी कि नियम है वो आप बता सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद अब ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि कूलाम्ब का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। अभी मैंने आपको बताया था कि नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर कूलाम्ब के नियम की बात करें हम लोग, तो जैसे कि मान लीजिए इसमें दो बिंदु आवेश हैं आपके Q1 और दूसरा आपका है Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए यहाँ पर कितनी है R। तो कूलाम्ब नियम के अनुसार जो बल होता है इन दोनों के बीच लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल बोल सकते हैं या फिर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल बोल सकते हैं, जो बल होता है ये हमेशा जो है इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि Q1 इंटू Q2 के समानुपाती होता है। इसके अलावा आपका यहाँ पर जो है ये जो बल है इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 1/r²। तो यहाँ पर अगर हम लोग मान लें इसको समीकरण फर्स्ट और इसको मान लें समीकरण सेकंड, तो अब यहाँ पर अगर इन दोनों को संयुक्त कर दिया जाए, समीकरणों को संयुक्त करने पर, जोड़ना नहीं है ये ध्यान दीजिएगा, संयुक्त करने पर ये आपको मिलेगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बट्टे R², या फिर आप इसे ऐसा लिख सकते हैं F बराबर, यहाँ पर आपका एक नियतांक लग जाएगा K, Q1 Q2 बट्टे R², जहाँ पर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं F बराबर, इस K का मान यहाँ पर होता है 4πε0 इंटू Q1 Q2 बट्टे R²। ये आपका यहाँ पर जो है कूलाम्ब के नियम का फार्मूला हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकता है, जैसे कि क्या बोला गया था, विद्युत बल संबंधी नियम लिखिए, या फिर कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम्ब का सूत्र लिखिए। तो जब सूत्र की बात होगी तो आप केवल सूत्र लिखेंगे, नियम लिखने की बात होगी तो नियम लिखना है। जो भी मैंने बोला है यहाँ पर, मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पर जो है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो स्थिर विद्युत बल है या फिर बोल सकते हैं जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है, ये इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, मतलब डॉट लगा मतलब गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या फिर बोल सकते हैं समानुपाती होता है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और हमेशा जो है इन दोनों बलों को जो मिलाने वाली रेखा है, दोनों बल जो है एक दूसरे को मिलाने वाली रेखा के जो है वो अनुदिश होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर यहाँ पर दोनों आवेश धनात्मक हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, एक प्लस और एक माइनस है तो आपका आकर्षण बल लगेगा। ये आप सभी को पता है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है इसके बारे में। तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया वही यहाँ पर लिखा गया है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच आरोपित आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण विद्युत बल जो है ये दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती जो है होता है। और यह जो है
बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, सेम टू सेम यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर इस नियम को लिखने के लिए बस आपको ये जो सूत्र बताए गए हैं ये तैयार करना है। अगर आप ये तैयार कर लेंगे फॉर्मूले, तो नियम लिखने में कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। बस इतना याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम वैसे तो लघु उत्तरी में ही पूछा जाएगा, ये आपका अति लघु उत्तरी में केवल आपका फार्मूला पूछा जा सकता है, या फिर इसके यहाँ पर सदिश रूप को पूछा जा सकता है। देखिए, ये अब आपका क्वेश्चन क्या है कि संधारित्रों में परावैद्युत पदार्थ के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है। देखिए, एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, C प्रपोर्शनल टू 1/V। जब यहाँ पर संधारित्र की प्लेटों के बीच आवेश प्रेरित किया जाता है, तो आवेश प्रेरित करने से जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका मान क्या होता है, घट जाता है। जब वैद्युत क्षेत्र घटता है तो उस स्थिति में विभव का मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब विभव कम होता है तो C प्रपोर्शनल टू 1/V है, मतलब विभव के कम होने पर धारिता बढ़ेगी, और जब विभव बढ़ाएंगे तो धारिता का मान कम होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विभव कम हो रहा है, तो विभव कम होने का मतलब इस धारिता का मान क्या होगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, धारिता बढ़ जाती है। और अगर ये पूछ लिया जाए क्यों बढ़ जाती है, तो यहाँ पर विभव कम होता है, विभव के कम होने के कारण ही धारिता का मान बढ़ जाता है। ये अब कारण इसका बताएंगे, तो वही ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको इसमें आंसर बताया गया है, क्या बताया गया कि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने से जो प्रेरित आवेश होता है ये यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है, और प्रेरित आवेश के उत्पन्न होने से विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, घट जाता है, विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप प्लेटों के बीच का विभवांतर कम हो जाता है। जब विभवांतर कम हो जाता है तो धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर धारिता का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया C प्रपोर्शनल टू 1/V होता है। इसका मतलब जब विभवांतर कम होगा तो धारिता का मान बढ़ जाएगा, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ अगले क्वेश्चन की, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता की बात करें तो विभव प्रवणता का सूत्र क्या होता है, दूरी में परिवर्तन, ठीक है, सॉरी, विभव में परिवर्तन और बट्टे में होता है आपका दूरी में परिवर्तन। R से लिख सकते हैं, कहीं कहीं पर आपको X मिल जाएगा। तो कुल मिला के विभव में परिवर्तन और दूरी में परिवर्तन के अनुपात को विभव प्रवणता बोला जाता है। या फिर आप इसे दूसरे प्रकार से बता सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। बहुत पूछा जाता है पेपर में, ये परिभाषा अक्सर आपको देखने को मिल जाएगी, तो ये याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है, कि दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। कहां पर, विद्युत क्षेत्र में। तो वही आपको बताया गया है परिभाषा में, यहां पर ध्यान दीजिए कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। सूत्र क्या होता है, विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बट्टे दूरी में परिवर्तन। इससे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा V बट्टे डेल्टा X, मान जो होता है आपका ऋणात्मक होता है। इससे आपको यहाँ पर इस तरीके से लिखना है। तो ये होती है विभव प्रवणता, ये आप लोग याद रखिएगा विभव प्रवणता के बारे में। देखिए क्या कह रहा है कि वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है, इसके मात्रक लिखिए। वैद्युत विभव क्या होता है कि एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव बोला जाता है। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर में दो बिंदुओं की बात होती है। मान लीजिए दो बिंदु दिए गए हैं, एक आपका A है एक B है। यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश दिया गया है और इस परीक्षण आवेश को हम लोग बिंदु B से A तक ला रहे हैं। तो जब दो बिंदुओं के बीच यहाँ पर धनात्मक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाता है, तो इसे जो है इन दोनों बिंदुओं के बीच जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य जो है इन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। बाकी दोनों सेम है। यहाँ पर आपको परिभाषा और मात्रक बताने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, वैद्युत विभव की। वैसे तो इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई है, लेकिन जब लघु उत्तरी में आएगा तो वहां पर दोनों पूछे जाएंगे ज्यादातर, ठीक है। तो वही बताया गया कि एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को
अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के परिमाण को वैद्युत विभव कहते हैं। और मान लीजिए यहाँ पर कि परीक्षण आवेश क्या है आपका क्यू नॉट, इसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में कार्य कितना है डब्लू, तो जो वैद्युत विभव होगा ये आपका होगा V बराबर डब्लू अपान क्यू नॉट। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर सूत्र, ये याद रखिएगा। देखिए इसके मात्रक की बात हुई है तो मात्रक तो दोनों का सेम होता है, इसके बाद हम लोग लास्ट में मात्रक देख लेंगे, ठीक है सीधे सीधे। अब हम लोग बात करेंगे इसकी विभवांतर की। विभवांतर में ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो बिंदु हैं ए और बी, यहाँ पर प्लस आवेश दिया गया, मतलब ये आपका वैद्युत क्षेत्र है इसके चारों ओर। अब यहाँ पर जो है इस क्यू नॉट को हम लोग बी से ए की ओर ला रहे हैं, जहां पर ए पर विभव ज्यादा है और बी पर विभव कम बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जब क्यू नॉट को बी से ए तक लाएंगे तो जहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य जो है वैद्युत विभवांतर के रूप में संचित होता है। तो वही बताया गया कि किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर कि जो परीक्षण आवेश है वो क्यू नॉट है, इसको हम लोग बी से ए तक ला रहे हैं, तो लाने में किया गया कार्य क्या है डब्लू है। तो ए और बी के बीच का जो विभवांतर होगा उसे आप ऐसा लिखेंगे वी ए माइनस वी बी बराबर डब्लू बटे क्यू नॉट, इतना, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं किसके, मात्रक की। वैद्युत विभव तथा विभवांतर के मात्रक। तो अगर यहां पर हम लोग मात्रक की बात करें, दोनों के सेम होते हैं, यानी कि विभव का मात्रक और वैद्युत विभव दोनों के मात्रक क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। तो यहाँ पर W अपान क्यू, W यानी कि कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, बटे में आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम। एक मात्रक ये होता है और एक मात्रक आपका होता है उल्ट। तो चाहे तो आप जूल प्रति कूलाम बोल दीजिए या फिर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं उल्ट का। तो ये आप वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर की परिभाषा बता सकते हैं। इनमें डिफरेंस भी पूछा सकता है, दोनों की परिभाषाएं भी पूछी जा सकती हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। आपसे अनुगमन वेग बोला जा सकता है या फिर हो सकता है इसकी जगह पर अपवाह वेग बोल दिया जाए, अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, Vd से प्रदर्शित करते हैं। तो ये यहाँ पर होता है आपका अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग किसे कहते हैं, बहुत पूछा जाता है। इसकी परिभाषाएं आप दो अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसकी परिभाषाएं आप जो है किस तरीके से बता सकते हैं। एक तो यहाँ पर जो है आप बता सकते हैं इसकी परिभाषा कि जो वैद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है, वैद्युत ऊर्जा का जो स्रोत होता है ये हमेशा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को जो है एक निश्चित दिशा में एक न्यूनतम वेग ही दे पाता है। जो न्यूनतम वेग दिया जाता है इससे ही यहाँ पर जो है अनुगमन वेग या अपवाह वेग बोला जाता है। तो वही बताया गया कि वैद्युत ऊर्जा का स्रोत चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित दिशा में एक न्यूनतम वेग जो है दे पाता है। इस वेग को अपवाह वेग कहते हैं। यहाँ पर ये जो अपवाह वेग है इस तरह से आप इसे परिभाषित कर सकते हैं, या फिर ध्यान दीजिए आप यहाँ पर इसे दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो चाहे दोनों याद कर लीजिए, नहीं तो परिभाषा आपको पता होनी चाहिए कि वह सूक्ष्म औसत वेग जिसके द्वारा चालक के इलेक्ट्रॉन जो है ये धनायनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं या फिर आगे बढ़ते हैं, उससे यहाँ पर अपवाह वेग कहते हैं और इससे Vd से प्रदर्शित करते हैं। तो Vd से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको याद रखना है। बाकी अगर इसके सूत्र की बात करें तो आप ये भी दे सकते हैं कि यदि किसी चालक के इलेक्ट्रॉन के विभिन्न टक्करों के समय जब वो टकराएगा तो इसके विभिन्न टक्करों के समय वेग क्या होगा, अलग अलग होगा। तो उस समय जो अनुगमन वेग होगा Vd बराबर वो इनके औसत मान से प्राप्त होगा, यानी कि Vd बराबर V1 प्लस V2 प्लस
V3 प्लस डॉट डॉट Vn और बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर n। तो ये कब होगा, जब यहाँ पर टक्करों के समय वेग अलग अलग होगा, तो उस समय औसत वेग निकालने के लिए ये सूत्र यहाँ पर जो है यूज किया जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर इसके बारे में जो है याद रखना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इसके अलावा कह रहा है कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। देखिए आंतरिक प्रतिरोध से क्या समझते हैं, ये तो परिभाषा पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये जो है किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है। कोई भी सेल जो होता है उस सेल के अंदर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर धारा जब प्रवाहित होती है, तो जब धारा सेल के अंदर प्रवाहित होती है तो सेल के अंदर धारा के मार्ग में, सेल के मतलब दोनों प्लेटों के बीच, सेल के अंदर दो प्लेटें होंगी सेल में, तो सेल की दोनों प्लेटों के बीच धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है, जिसके कारण वही आपका क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है। और इसे हमेशा स्मॉल r से जो है प्रदर्शित करते हैं। ये याद रखिएगा। ये तार की लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यहाँ पर जो सेलों के बीच में घोल भरा जाता है उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, जो विद्युत अपघट्य भरा जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अपघट्य का जो ताप होता है उस ताप पर निर्भर करता है। तो इन सभी कारकों पर ये निर्भर करता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो परिभाषा आप कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको बताया वही आपको यहाँ पर लिखना है। क्या बताया गया कि सेल की दोनों प्लेटों के बीच, सेल के भीतर धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध या फिर बोल सकते हैं उत्पन्न रुकावट को जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, और इसे जो है स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अब ये क्वेश्चन में आपके पूछा नहीं गया था, लेकिन अगर आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं तब केवल आपको यही लिखना है। ये मैंने साथ में इसके कारक भी बता दिए कि किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो वही बताया गया कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले इलेक्ट्रोड यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी पर जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड हैं यानी कि जो प्लेटों के बीच की दूरी है इस पर निर्भर करता है, यानी कि दूरी के समानुपाती होता है। ये याद रखिएगा कि ये जो है प्लेटों की दूरी के क्या होता है, समानुपाती होता है आंतरिक प्रतिरोध। इसके अलावा ये जो है डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लेकिन क्षेत्रफल के जो है हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल के जो है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। और विद्युत अपघट्य की प्रकृति व सांद्रता की बात करें तो सांद्रता की समानुपाती होता है। सांद्रता को C से भी लिखा जाता है, ठीक है, C के अनुक्रमानुपाती होता है। अपघट्य के ताप जिसे आप थीटा से लिखते हैं, इस थीटा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 1/थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध जो है इन सभी कारकों पर निर्भर करता है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है कि किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अक्सर जो है पेपर में ये पूछा जाता है आपसे, तो ये आप लोग तैयार रखिएगा। अगला देखिए, अगला यहाँ पर जो दिया गया है इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि व्हीटस्टोन सेतु में यदि सेल तथा धारा मापी की स्थिति को आपस में बदल दिया जाए तो संतुलन की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर व्हीटस्टोन सेतु में सेल और धारा मापी इन दोनों की स्थिति को बदल दिया जाएगा तो यहाँ पर जो संतुलन की स्थिति है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट याद रखिएगा कि उस पर जो है कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि सेल तथा धारा मापी जो है व्हीटस्टोन सेतु के विकर्णों के सिरों के बीच जो है जुड़े होते हैं, और किसी भी एक विकर्ण के सिरों के बीच सेल जोड़ने पर दूसरे विकर्ण के सिरे जो है वो समविभव पर होने से सेतु हमेशा क्या रहता है, संतुलित रहता है। तो ये कारण भी आप लोग यहाँ पर इसका याद रखिएगा। बाकी सेल और यहाँ पर अगर धारा मापी यानी कि गैल्वेनोमीटर इन दोनों की स्थिति बदलते हैं तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना याद रखिएगा, यानी कि वो हमेशा अविक्षेप स्थिति में ही बना रहेगा।
इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है, अब ध्यान दीजिए विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में मैंने काफी चीजें बताई, लेकिन मैंने बताया था कि इसकी परिभाषा भी अक्सर पूछी जाएगी आपसे। तो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए, मात्रक मैंने आपको बता दिया है इसका। इसके अलावा विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता यानी कि वैद्युत चालकता में क्या संबंध है, ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो कुल मिला के विशिष्ट प्रतिरोध की बात हुई है, इसे रो से लिखते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। अगर इसके सूत्र की बात करें तो सूत्र क्या होता है, E बटे जे, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जे क्या है, धारा घनत्व। इन दोनों के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है। इस तरह से आप इसकी परिभाषा बता सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ पर कहते हैं। तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताया गया है कि किसी चालक के सूत्र अगर याद है कि विशिष्ट प्रतिरोध बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बटे में धारा घन, तो दोनों का अनुपात ही जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा। तो वही बताया गया कि किसी चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा यहाँ पर धारा घनत्व के अनुपात को जो है विशिष्ट प्रतिरोध या फिर इसे ही प्रतिरोधकता बोलते हैं। इसे विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता बोलते हैं, और इसे जो है रो से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि अगर मैं सूत्र की बात करूं तो रो बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E और धारा घनत्व हो जाएगा J। तो ये आपका यहाँ पर एक फॉर्मूला बनेगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूं E की, E दिया गया है, E बराबर एक सूत्र होता है V/L। क्या होता है, V/L। और आपको दिया गया J, धारा घनत्व बराबर होता है I/A। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, यहाँ पर तो केवल परिभाषा की बात हुई, परिभाषा बता सकते हैं, लेकिन इससे आप न्यूमेरिकल में भी मदद ले सकते हैं। E का मान होता है V/L और J का मान होता है I/A। तो अगर ये वाला मान यहाँ पर हम लोग रख दें तो अब ध्यान दीजिए, ये बनेगा फिर रो बराबर यहाँ पर हो जाएगा E का मान यानी कि V/L और बटे में J का मान हो जाएगा I/A। तो ये पलट के ऊपर जाएगा, तो इससे आप लिख सकते हैं V × I। A आपका पलट के ऊपर आ जाएगा, तो A/L। अब आप जानते हैं यहाँ पर कि R बराबर होता है V/I, ये आप लोग जानते हैं। तो इसका मतलब ये बन जाएगा फिर रो बराबर V/I की जगह पर आ जाएगा R A/L। तो ये भी आपका जो है विशिष्ट प्रतिरोध का एक फॉर्मूला मिल जाएगा। इससे आप इसका मात्रक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो का मात्रक ज्ञात करेंगे। तो इसका मात्रक ध्यान दीजिए, R यानी कि इसका मात्रक हो जाएगा ओम, R का मात्रक हो जाएगा ओम, क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर और बटे में लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो कुल मिला के मीटर से मीटर कटेगा, तो ये आपका बन जाएगा ओम मीटर। यही मात्रक मैंने आपको पहले बताया है अभी, ओम मीटर, या फिर आप ओम सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पूछा गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट वैद्युत चालकता, विशिष्ट वैद्युत चालकता में संबंध। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, अभी आपको बताया गया था एक सूत्र कि सिग्मा बराबर होता है 1/ρ। यहाँ पर सिग्मा जो है आपका विशिष्ट वैद्युत चालकता और रो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो यही यहाँ पर जो इसमें संबंध हो जाएगा।